नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज़ का 13वां वीडियो है और आज का टॉपिक है मुगल काल। मुगल काल में प्रवेश करने से पहले हम लोग 16वीं शताब्दी यानी कि 1500 एडी के आसपास के भारत की राजनीतिक स्थिति का ब्यौरा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें लिंक स्थापित करने में बेहतरी होगा कि मुगलों का भारत में कैसे प्रवेश हुआ। तो आइए देखते हैं भारत में मुगलों का प्रवेश कैसे हुआ। मध्यकाल, हमारे इतिहासकारों ने मध्यकाल को दो भागों में बांटा था, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत के समय काल को देखें तो ये 1200 एडी के आसपास से शुरुआत होता है और 1527 एडी के बीच में ख़त्म हो जाता है, जो कि इसका समय काल 325 वर्ष के आसपास रहा है। इसमें देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर दिल्ली सल्तनत की खात्मा कर दिया था और मुगल वंश की शुरुआत की थी। इसके बाद देखेंगे कि 325 वर्षों के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में बलबन, खिलजी, तुगलक प्रमुख शासक हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत राजनीतिक विस्तार एवं राजस्व की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण काल रहा है। ये भी दिल्ली सल्तनत इस्लाम धर्म के अनुयायी थे तथा शुरुआती में हिंदू मुस्लिम टकराव इस काल में दिखता है। बाद में सूफीवाद और भक्ति काल के आने के बाद हिंदू मुस्लिम में समन्वय की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। आइए थोड़ा मुगल काल पर नज़र दौड़ाते हैं, एक थोड़ा सा ग्लांस ले लेते हैं, एक झलक ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि मुगल काल को आगे समझने में बेहतरी होगा। मुगल काल की शुरुआत मान के चलिए तो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 एडी से शुरुआत होती है और 1857 एडी में, जो कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उस समय अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के साथ ही समाप्त हो जाता है। इन 331 वर्षों में क्या क्या घटा है हम लोग थोड़ा सा जायजा लेते हैं, उसके बाद से इससे डिटेल में अध्ययन करेंगे। बाबर के साथ भारत में मुगल काल की नींव पड़ी। हमने देखा था कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल काल की शुरुआत की। इसके बाद देखेंगे कि भारत में फिर से एक नए शासन की शुरुआत हुई, जो कि मध्य एवं पश्चिम एशिया से आए हुए इस्लाम के लोग थे। ये भी इस्लाम था, ये लोग भी है, बट एक नया शासन शुरुआत हुआ। यहाँ पर अलग अलग वंशों के सुल्तानों ने शासन किया। यहाँ पर एक ही वंश के लोग शासन करेंगे, जो कि मंगोल से आए हुए होते हैं, इसलिए मुगल कहलाए। मुगल काल का उत्कर्ष काल को देखें तो इसकी शुरुआत 1526 एडी से होती है और 1707 एडी में समाप्त हो जाता है। 1707 एडी में इनका नाम क्या था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है। ये उत्कर्ष काल रहा 1526 एडी से 1707 एडी के बीच में। पतन काल जो रहा है 1707 एडी से लेकर 1857 एडी में। तो 1857 एडी तक जाते जाते मुगल वंश लाल किले तक ही सिमट कर रह जाता है। उसके बाद देखेंगे कि इस समय तक जो मुगल काल है दिल्ली सल्तनत से काफ़ी कुछ मायनों में भिन्न था, क्योंकि इस समय तक युद्ध की तकनीक, सामाजिक व्यवस्था बदल चुकी थी, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे थे तथा वैज्ञानिक खोजें होने लगी थी। हम लोग 1765 एडी में आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं। तो इस दौरान देखते हैं कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है। 1498 एडी में वास्को डी गामा भारत में प्रवेश करते हैं, जो कि एक तरह से यूरोपीय और विदेशी शक्ति भारत में प्रवेश करते हैं। तो ठीक है, आइए थोड़ा और देखते हैं कि भारत की इस 16वीं शताब्दी में राजनीतिक स्थिति क्या थी। प्राचीन काल से हमने देखते आया है कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम भाग से विदेशी हमले हुआ करता था। यहीं से बाबर भी भारत में प्रवेश करता है। तो आइए देखते हैं कि जब भारत में बाबर प्रवेश करता है उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी, यानी कि 1500 एडी के आसपास भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। 16वीं शताब्दी का भारत, उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट भाग से यहीं से भारत में विदेशी प्रवेश करते थे, जहां पर पंजाब में दिल्ली शासन के सामंत या प्रतिनिधि दौलत खां शासन कर रहा था। तो दक्षिण भारत पर नजर दौड़ाएं तो बहमनी साम्राज्य जो 5 भागों में बटा हुआ था और विजयनगर साम्राज्य था, उस समय भारत में राजनीतिक परिदृश्य यही थी। इसके बाद देखेंगे कि नॉर्थ भाग में एक प्रमुख शासन था राजपूताना का, जिसे राजपूत शासकों के अंतर्गत राणा संगा महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था, जो कि रणथंभौर मालवा क्षेत्रों में शासन किया करता था। राणा संगा भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उस समय तक आते आते देखेंगे कि लोदी जो था ये पंजाब में लोदी का जो प्रतिनिधि दौलत खां था, लोदी का विरोधी भी हो चुका था। उसके बाद देखेंगे कि एक बाबर आता है जो कि तैमूर लंग के परिवार से आता है। इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। मध्य पश्चिम एशिया से जीतते हुए काबुल को जीत लिया। काबुल को जीतने के बाद इसकी नज़र भारत की अखुद संपत्ति पर थी, तो भारत में को ये जीतना चाह रहा था। इसके लिए जो
बाबर हैं दौलत खां और राणा संगा के प्रतिनिधि बाबर से जाकर मिलते हैं और भारत पर आक्रमण करने की आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आइए भारत पर आक्रमण करिए, और बाबर की यहाँ पर जीत भी हो जाती है। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। अब हम लोग देखेंगे कि बाबर के जीतने के प्रमुख कारणों में से क्या था। तो उस समय तक जितने भी छोटे एवं बड़े शासक थे या साम्राज्य था, जैसे कि दक्षिण भारत में बहमानी, विजयनगर साम्राज्य, पंजाब में जो भी थे, ये आपस में एकता नहीं थी इन लोगों में, इनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ कि बाबर को जीतना आसान हो गया। उसके बाद देखेंगे कि बाबर जो था तोप एवं बारूद का प्रयोग किया था, जो कि भारतीय शासक के पास इन सब सामग्रियों का अभाव था। इसके अलावा हमारे यहाँ के शासक जो थे विदेशी हमले को लेकर सजग भी नहीं थे, इसलिए क्या हुआ कि बाबर को जीतना आसान हो गया। अब देखते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास में सामाजिक स्थिति क्या थी। भारत पर जब हमले हुए तो भारत की सामाजिक स्थिति पर नज़र दौड़ाएं तो 300 वर्षों के शासन सुल्तान का शासन था, यानी दिल्ली सल्तनत का शासन था, इस्लाम का शासन था। इस समय तक समाज में जो समाज था हिंदू मुस्लिम में विभाजित हो चुका था। इसके बाद जाति व्यवस्था के कारण हिंदू समाज अंदर से खंडित हो गया, संगठित नहीं था। जैसे कि एक संतरा होता है, संतरा ऊपर से दिखने में एक जैसा लगता है लेकिन अंदर से फाँक में बटा रहता था, उसी प्रकार हमारा समाज संगठित ना होकर फाँक में बटा हुआ था। इसके बाद देखेंगे जब मुस्लिम संगठित थे, शुरुआती दौर में जब मुस्लिम थे वो संगठित थे, मुस्लिम समुदाय में जाति व्यवस्था नहीं थी, किंतु हिंदुओं से संपर्क में होने के बाद इनमें भी जाति व्यवस्था पनपने लगी और जाति व्यवस्था में ये भी बंटने लगे। जब भारत में इस्लाम प्रवेश करता है तो उसमें प्रगतिशील होता है, और भारत में जब ये रहने लगता है तो ये जाति व्यवस्था में बंटकर और अन्य मामलों में फंसकर रूढ़िवादी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक बात करें कार्ल मार्क्स की भाषा में तो पूरा का पूरा जो समाज था शासक और शासित वर्ग में विभाजित था। शासक वर्ग में हिंदू मुस्लिम दोनों आते थे, जो कि उस समय जो उच्च वर्ग थे वो शासक वर्ग में आते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत में जो भी राजा हुआ करता था उच्च वर्ग यानी इस्लाम धर्म से हुआ करता था, तथा सेना में हिंदू और दरबार में भी हिंदू रहा करता था। उसी प्रकार मुस्लिम में भी जो उच्च वर्ग थे उनमें भी शासक और सामंत वर्ग हुआ करते थे। उसके बाद जब देखें शासित वर्ग में तो हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग से लोग आते थे। जो जाति व्यवस्था में जो निम्न स्थान पर रहते थे हिंदू या मुस्लिम दोनों में वे लोग शासित वर्ग में आते थे, यानी कि इसके अंतर्गत किसान और अन्य शिल्पी वगैरह भी आया करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि बाबर जो है ना अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसे तुझके बाबरी कहते हैं, थोड़ा सा किसानों की चर्चा की है, हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसने बताया बाबर ने कि किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी और कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इस समय तक सामंती व्यवस्था लागू हो चुकी थी, इसलिए सामंत किसानों पर बहुत ज़्यादा कर्ज ला देते थे। और ऐसा कहा बाबर ने कहा कि उस समय तक किसानों के पास एक जोड़ी बैल तथा 2 एकड़ ज़मीन हुआ करता था, इतनी गरीबी हुआ करता था। इसलिए जब विदेशी हमला भारत पर हुआ तो ये जो शासित वर्ग है शासक वर्ग की मदद नहीं की। ठीक है, तो ये भी कारण रहा कि विदेशियों का भारत में सफल आक्रमण हुआ। अभी थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के आधार पर समाज की स्थिति देखते हैं। अर्थव्यवस्था के आधार पर समाज जो था उस समय भारत का, जो दिल्ली सल्तनत के काल से लेकर मुगल काल तक व्यापार में लगातार वृद्धि होते रहा। इसलिए क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के आधार पर समाज कई भागों में बटा हुआ था, जिससे केंद्र के रूप में शहर अस्तित्व में आए और इससे शहरों का जन्म हुआ, जिससे व्यापारी वर्ग अस्तित्व में आया, जिसमें सेठ बनिया और दलाल आते हैं। इसके बाद जो व्यापारी वर्ग था नगरीय समाज में महत्वपूर्ण अंग बन के उभरा, तथा संघ के रूप में शिल्पी वर्ग उभरा, जो कि दस्तकारी वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। तो ये अर्थव्यवस्था के आधार पर समाज विभाजित था और शहरों का जन्म हुआ। अभी भी समाज के में अभी भी जो हमारा समाज था इसमें धार्मिक नेता जो कि प्रमुख अंग माने जाते थे, ये प्रगतिशील ना होकर रूढ़िवादी हुआ करते थे। इसे समाज में प्रगतिशील दृष्टिकोण और वैज्ञानिक चेतना का अभाव रहा। हालांकि सूफीवाद और अपना भक्ति काल आने के बाद थोड़ी वैज्ञानिक चेतना आई, जाति व्यवस्था खंडित हुई, समाज में प्रगतिशील दृष्टिकोण हुआ, किंतु इनका लगातार सामना धार्मिक नेताओं से होते रहा, जिससे क्या हुआ कि हमारा समाज अंततः रूढ़िवादी ही बना रहा। तो इन आर्थिक परिस्थितियों में भारत पर बाबर का आक्रमण होता है। बाबर के आक्रमण में बाबर का भारत में सफलता के पीछे कारणों में से देखें तो पहला कारण अपना राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ जिम्मेदार होती है। दूसरा, बाबर के सफलता के पीछे अन्य कारणों में देखें तो इसकी रणनीति, युद्ध रणनीति, सैन्य क्षमता तथा गोला
बारूद का प्रयोग भी भारत में जीत का कारण बना। तो आइए बाबर का संपूर्ण अध्ययन करते हैं और मुगल काल में प्रवेश करते हैं। मुगल वंश के समय काल को देखें तो 1526 एडी से लेकर 1857 एडी के बीच में रहा है। 1526 एडी से लेकर 1707 एडी के बीच में मुगल काल का उत्कर्ष का काल रहा और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल का पतन की शुरुआत हो जाती है, जो कि आगे चलकर 1857 एडी में लाल किले तक ही सिमट कर रह जाती है और वह 1857 एडी में मुगल वंश का खात्मा हो जाता है। मुगल वंश की स्थापना के समय हमने पीछे देखा था कि उत्तर भारत में लोदी वंश का शासन था, दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था और अन्य छोटे छोटे राज्य विभाजित थे जिनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। इस वजह से बाबर को भारत में जीतना आसान हो गया और इसके पीछे इसकी सैन्य रणनीति और सामाजिक भारत की सामाजिक स्थिति भी जिम्मेवार थी। इसके बाद हम देखेंगे कि अब मुगल वंश का स्थापना भारत में कैसे होता है। तो थोड़ा सा मुगल वंश का परिचय ले लेते हैं। इसके मुगल वंश के परिचय के रूप में देखें तो ये तुर्क के चगताई शाखा से संबंधित थे। मुगल, याद रखिए, मुगल किससे संबंधित थे? तुर्क के चगताई शाखा से संबंधित थे। और मुगल जो थे दो वंशों के मिलन से मुगल बने थे, जिसमें मंगोल और तुर्क। इन दोनों को बारी बारी से अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ये मुगल का मतलब होता है बहादुर। ये एक लड़ाकू वंश हुआ करता था और बाबर इसी दोनों वंशों के मिश्रण से इसका जन्म हुआ था। मुगल वंश के संस्थापक के रूप में देखें तो बाबर थे, पहले शासक थे बाबर और यही संस्थापक भी रहे और इनका नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, असली नाम, ठीक है, पूरा नाम। बाबर के पिता को देखें तो उमर शेख मिर्ज़ा, मिर्ज़ा शेख उमर भी कहा जाता है, ये जो कि तैमूर वंश के से संबंधित थे। उनकी माता कुतलू गनियार खानम थी, जो कि मंगोल के वंश के वंश से संबंधित थी, जो कि चंगेज खां का वंश था। इसके बाद देखेंगे कि जो बाबर था इनका जन्म 1483 एडी में तुर्की के फरगान में हुआ था, ठीक है, और इसकी मृत्यु 1530 एडी में 47 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। जब इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा 1494 एडी में इनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, तो 11-12 वर्ष की अवस्था में फरगान का बाबर को शासक बनाया गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डिटेल से इन दो वंशों को, तैमूर के वंशज और चंगेज खां के वंशों को हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, क्योंकि इतिहास में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। बाबर दो महान वंश से संबंधित था। पहला अपना है चंगेज खां या चंगेज खान वंश, जिसमें 1162 एडी से लेकर 1227 एडी के बीच में इनका अस्तित्व रहा है। बाबर की मां चंगेज खां के वंश की ही थी और मुगल शब्द मंगोल से ही आया है। हम लोग विश्व मैप पर नज़र दौड़ाए तो रूस और चीन के बीच में एक मंगोलिया देश है, यहीं से ये लोग आए हुए थे। विश्व में पे और भी नज़र दौड़ाएं तो मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान है, जिसका बाबर का संबंध किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन सब जगहों से रहा है। तो आइए देखते हैं क्या रहा है। उज्बेकिस्तान, ये रहा उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ और आज भी किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में बाबर को नेशनल हीरो के दर्जा प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद जो ये अपना चंगेज खां था, यूरोप और एशिया के बहुत बड़े भागों को जीता था, यानी कि चंगेज खां के वंश से थी बाबर की माँ। और बाबर के पिता जो थे तैमूर लंग के वंश से थे। तैमूर का मतलब होता है लौ और फौलाद। तैमूर लंग 1336 से लेकर 1405 एडी के बीच में ये अपना अस्तित्व बनाए रखा, शासन किया। ये बाबर का वंश था, क्योंकि इसके पिता का यही वंश था, इसलिए ये बाबर का वंश था और राजवंश तैमूरी था। इसके बाद पश्चिमी और मध्य एशिया से जीता। उसके बाद भारत में इसने पश्चिमी भाग से प्रवेश किया। उसके बाद यह एक बड़ा ही तैमूर लंग क्रूर शासक था, कश्मीर, राजपूत एवं जाटों को हराया और 1398 ईस्वी में दिल्ली पर हमला कर 1 लाख लोगों की कत्लेआम कराया, हत्या कराई। और इस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के भागने के बाद इसने अपने वाइसराय खिजर खां को वहाँ पर स्थापित किया, रखा और आगे चल के यही खिजर खां सैयद वंश की स्थापना करता, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद तैमूर लंग जो था तुर्क वंश से संबंधित था और बाबर तुर्क भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञाता भी था और मातृभाषा इसकी चगताई तर्किश थी। आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है। तो अब आइए और थोड़ा सा बाबर के बारे में अब डिटेल से अध्ययन करते हैं।
बाबर 11-12 वर्ष की अवस्था में फरगाना का शासक बनता है और ये लगातार अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से परेशान रहता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। और अब इसके आक्रमणों को देखें तो ये तुर्की में एक समरकंद जगह है, यहाँ पर बार बार ये आक्रमण करता है और शासन स्थापित करने का प्रयास करता है, अपना अस्थायित्व ढूंढता है। बाद में अंततः ये भारत में आकर एक अपना स्टेबिलिटी, अस्थायित्व इसको मिल जाता है। ठीक है, तो बाबर के प्रारंभिक युद्धों में देखें तो 1494 एडी में समरकंद तुर्की जो था 1494 एडी में असफल प्रयास किया इसने। उसके बाद फिर उसने 1497 एडी में समरकंद पर फिर हमला किया और जीता, लेकिन 100 दिन ही शासन कर पाया। फिर उसके बाद 1501 एडी में पुनः समरकंद को जीता और फिर 8 महीने ही शासन कर पाया। इसके क्या हुआ कि बार बार यहाँ कम समय पर ये आता है और फिर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही राजनीतिक रूप से सशक्त लोग थे और बार बार इसे वहाँ से पदस्थ कर देते थे, पद से हटा देते थे। इसलिए इसने भारत की ओर रुख किया और 1504 एडी में काबुल, जो अफगानिस्तान के और ईरान के बीच के वाला पार्ट है, गजनी के पास, वहाँ पर आक्रमण किया और उस भाग को जीत लिया। उसके बाद 1507 एडी में काबुल जीतने या गजनी पर जीतने के बाद इसने पादशाह की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, पादशाह की उपाधि धारण की, जो कि इसके पूर्वज मिर्जा की उपाधि धारण किया करते थे। उसके बाद 1511 एडी में समरकंद को फिर से जीता और लेकिन फिर 1512 एडी में भागना पड़ा। इसके बाद से ये जो तुर्की वाला पार्ट है, यहाँ से बाबर का मोह भंग हुआ और भारत की ओर इसने देखना शुरुआत कर दी, क्योंकि भारत का जो राजनीतिक स्थिति था बड़ा ही कमज़ोर था। जब बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय पंजाब के शासक दौलत खां या दिलावर खां थे तथा राजपूताना के शासक राणा संगा थे। इन दोनों के प्रतिनिधि बाबर के पास गए और भारत पर आक्रमण का न्योता दिया। तो ये देखते हैं कि भारत की राजनीतिक स्थिति कमज़ोर थी, इस वजह से बाबर का भारत में शासन स्थापित करने का रास्ता खुल जाता है और यह यहीं पर अपने वंश की स्थापना करता है और स्टेबिलिटी पाता है, अस्थायित्व पाता है। भारत पर बाबर के आक्रमणों को देखें तो सबसे पहले 1519 एडी के में सीमा क्षेत्र पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों एक ही में था उस समय, अब तीनों अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पर आक्रमण कर बाजौर और भेरा को जीत लेता है। उसके 1519 एडी जो आज पाकिस्तान में पेशावर है उसको भी जीत लेता है। 1520 एडी में बाजौर, भेरा और सियालकोट जो आज भी पाकिस्तान में, वहाँ उस पर भी कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद फिर 1524 एडी में लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लेता है और 1526 एडी में भारत पर हमला कर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। और भी देखते हैं इसके आगे। मुगल वंश के स्थापना से पहले एक पानीपत का युद्ध होता है। आइए थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को इसमें युद्ध में पराजित किया था। इस युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया गया और उज्बेगों से ग्रहित युद्ध की तुलगमा पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया। याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तोप खाने का भी तोप खजाने में उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया गया। उसके बाद देखेंगे जो तोप का संचालन कर रहे थे उस्ताद अली कुली खां कर रहे थे, जबकि बंदूकधारी का संचालन उस्ताद मुस्तफ़ा कर रहे थे। इस युद्ध में बाबर की तरफ से 12,000 सैनिक लड़े, जबकि लोदी की तरफ से 1 लाख सैनिक लड़े। फिर भी इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। हार के पीछे कारणों को देखे, बाबर के जीत के कारणों को देखें तो बाबर ने तोपखाने, बंदूक और सैन्य रणनीति के अंतर्गत घुड़सवार का प्रयोग किया था, जबकि इब्राहिम लोदी या भारतीय जो भी शासक थे तोपखाने और बंदूक का संचालन नहीं करना जानते थे तथा बारूद से तो परिचित थे लेकिन बट इसका प्रयोग नहीं करते थे। तो इस वजह से बाबर की जीत हुई। इसके बाद हम देखेंगे युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उन्हें कलंदर की उपाधि प्रदान की। इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। युद्ध के बाद उसने लाहौर के क्षेत्रों में चांदी और सोने के सिक्के लोगों में बांटे। ठीक है, उसके बाद अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। आगरा, जो कि खानवा जो है आगरा में फतेहपुर सिकरी में है, इसमें बाबर बनाम राणा संगा का युद्ध होता है और बाबर ने राणा संगा पर आरोप लगाता है कि लोदी से युद्ध के दौरान आपने वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन युद्ध के दौरान आपने मदद नहीं किया, इस वजह से युद्ध होता है। उसके बाद राणा संगा की ज़बरदस्त तरीके से हार होती है और सामंतों ने राणा संगा को जहर दिया और इस वजह से राणा संगा की मृत्यु हो जाती है। बाबर का दिल्ली और आगरा पर इस तरह से अधिकार हो जाता है और मुगल वंश की यहीं से नींव पड़ती है। हालांकि पानीपत में ही नींव पड़ गई थी, बट आगे चल के खानवा के युद्ध में आगरा पर जीत दर्ज करने के बाद और भी मजबूत हुई।
बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद का नाम दिया, यानी इस्लाम की रक्षा का नाम दिया, क्योंकि राजपूत बहुत वीर योद्धा होते थे और राणा संगा भी बहुत ही वीर योद्धा था, जिसमें कहा जाता है कि इसने अपने जीवन काल में 100 लड़ाइयाँ लड़ी और 80 से अधिक इसके शरीर पर घाव थे। इस वजह से बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया और इतना कत्लेआम मचाया कि राजपूतों का जो सर था उसका टीला तक बनवा दिया था, इस तरह से कि लोगों के अंदर खौफ भी पैदा हो। उसके बाद युद्ध के पश्चात इसने गाजी की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है, खानवा के युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का मारने वाला। और 2 युद्ध हैं, उसको देखते हैं। बाबर के अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध, जो 1528 AD में लड़ा गया। मालवा और बुंदेलखंड के सीमा क्षेत्रों में एक चंदेरी नामक स्थान है, जो कि एक व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदिनी राय, याद कर लीजिएगा, ये राणा संगा का सरदार था, को पराजित किया तथा मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को अपने पुत्रों के बीच में हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया, बांट दिया। इसके बाद इस युद्ध को भी इसने जिहाद का नाम दिया था, क्योंकि बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ था और राजपूतों को सिर का एक टीला बनाकर रखा गया था। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है 1529 AD में। बाबर बना महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, जो कि ये बिहार प्रांत में शासन किया करता था। जब बाबर ने इस पर हमला किया तो ये भागकर बंगाल चला गया और यहाँ पर भी बाबर की जीत हुई। यह अंतिम युद्ध था और 26 दिसंबर 1530 AD में बाबर की मृत्यु हो जाती है। जब ये मध्य एशिया लौट रहा होता है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसकी मृत्यु के पीछे कई कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन ये क्या ठीक कारण है उसको कोई पता नहीं चला। इसके पीछे बताया गया कि भारत की जलवायु को वो झेल नहीं पा रहा था तथा इसे अफीम और शराब पीने की लत थी, इस वजह से भी इसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन एक और कारणों को देखें तो ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की मां ने खीर में स्लो पॉइजन मिला दिया था, धीमा जहर मिला दिया था, जिसका असर धीरे धीरे हो रहा था और बाबर की लौटते वक्त काबुल में मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले इसके शव को आगरा में दफनाया जाता है, आराम बाग में, लेकिन इसकी इच्छा थी बाबरनामा में, जो इसकी आत्मकथा है तुझके बाबरी में, उसमें कहा इसकी इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, जिसे इसकी इच्छा को पूर्ति करते हुए आगरा आराम बाग से इसे उसके शव को निकालकर काबुल में दफनाया गया, जिसे बागे बाबरी कहा जाता है। कब्र का नाम है बागे बाबरी, गार्डन्स ऑफ बाबर। बाबर की अन्य रचनाओं को देखें तो तुझके बाबरी, जिसे बाबरनामा के भी जाना जाता है, ये एक आत्मकथा थी। उसके बाद रिसाले उसज, ये खते बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मुबियान का इसने प्रचलन किया, जो कि एक पद शैली थी। उसके बाद इन्हें चांदी का सिक्का शाहरुख का प्रचलन किया, याद रखिएगा। उसके बाद एक और हम लोग जानते हैं बाबरी मस्जिद, जो भी विवादों में पीछे घिरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर को हटाकर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अब देखते हैं कि भारत में बाबर के आने के बाद क्या क्या प्रभाव रहा, उस चीज़ों को देखते हैं। बाबर का भारत में आने का क्या महत्व रहा। सबसे पहले हम आर्थिक लाभ को देखते हैं। जैसे कि कनिष्क के समय जो कुषाण वंश का शासनकाल था, काबुल और गंधार से संपर्क था। भारत से अगर हम लोग पूर्व दिशा में चले, चीन की ओर जाना हो, तथा पश्चिम दिशा में भूमध्य सागर से जाना हो तो काबुल और गंधार से ही जाना होता है। कनिष्क के बाद से ये लिंक टूट गया था, लेकिन जब मुगल शासन स्थापित हुआ तो ये लिंक जुड़ गया और व्यापार होने लगा। इससे क्या हुआ कि आर्थिक लाभ होने लगा। उसके बाद देखेंगे कि राणा संगा को पराजित कर दिया है बाबर ने, तो इससे राजपूतों की शक्ति भंग हो गई और राजपूतों का सहयोग, मनोवैज्ञानिक सहयोग मिलने लगा, जिससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का विस्तार होने लगा। अगर हम लोग पश्चिमी भारत और मध्य भारत में प्रवेश करना चाहते हैं तो राजपूतों की सहयोग जरूरी है, या तो उसे पराजित कीजिए या तो उसे दोस्ती कीजिए। युद्ध पद्धति में इसने तोपखाना का इस्तेमाल किया, बारूद का उपयोग किया, घोड़सवार सेना का संचालन किया। इससे क्या हुआ कि जो भी छोटे राजा थे वो इन युद्धों के सामने, इन युद्ध सामग्रियों के सामने असहाय महसूस करने लगे। इससे मुगल साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार करने में मदद मिला। उसके बाद देखेंगे कि राज्य की नई अवधारणा स्थापित हुई कि राजा कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, शासक जो होना चाहिए वो शासक का सम्मान होना चाहिए, शासक शक्तिशाली भी होना चाहिए। इसके अलावा शासक धर्मांध नहीं होना चाहिए, धर्म में बंधन, धर्म के प्रति अंधा नहीं होना चाहिए, वो सांप्रदायिक भी नहीं होना चाहिए, वो अभिमानी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद शासक राज्य व्यवस्था के साथ साथ कला और ललित कला पर भी ध्यान दे, इसके विकास पर ध्यान दे। इसके अलावा देखेंगे कि बगीचों, उद्यान और प्रकृति से प्रेम हमें दिखाई देता है। उद्यानों में बहते हुए पानी की व्याख्या इसने किया था। लाहौर, आगरा और काबुल में जो भी
उद्यान थे वहाँ पर पानी की व्याख्या की है, तथा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा में भारत के प्रकृति का वर्णन किया है। ये जो तुझके बाबरी है, जो इसकी भाषा चटाई तुर्की है, तथा तुर्की साहित्य में तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये रहे अपने बाबर जी। उसके बाद कल हम लोग हुमायूं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।